नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने यूट्यूब चैनल अर्थग्राफी के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, एनटीए नेट जेआरएफ से संबंधित मेरा एक फर्स्ट पेपर से संबंधित एक क्रम चल रहा है, प्रश्नों का एक समूह चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम अपने हर वीडियो के माध्यम से लगभग 25 प्रश्नों को हल कर रहे हैं और स्पेशली उसका आंसर जो है उसी में दिया गया है, बस उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप उसको ध्यान से सुनिए कैसा एक्सप्लेनेशन है उसका, और उसको आप वो एक अलग से नोट्स बनाइए और फिर उसको फॉलो करिए। क्योंकि एनटीए नेट जेआरएफ में देखिए कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, बशर्ते जो प्रश्न आते हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन जो उनका कॉन्सेप्ट रहता है वो एक रहता है। तो हम कॉन्सेप्ट के आधार पर अपने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि ये मेरे अखंड भारत का जो हमारे अखंड भारत का जो चित्र है वो आपके समक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 तक हम कर लिए थे और इसमें 74 में हम बताए थे कि जब कोई परीक्षण प्रदत्त कृषि परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को डी निकष संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई परीक्षण में परसेंटाइल शतांश अनुपस्थिति प्रदान की। यह किस प्रकार के मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाएगी? देखिए, जब भी परसेंटाइल की बात की जाती है और उपस्थिति की बात की जाती है कि इतना प्रतिशत कोई अगर उपस्थित होगा तभी वो एग्ज़ाम देने पाएगा, तो यहाँ पे ये मानक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मानक है कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर सही होगा वो बी सही होगा। एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन। आई थिंक जो इसका सही उत्तर होना चाहिए, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान यानी जब आप पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए आपने पीजी में एडमिशन लिया, तो पीजी का एक सेशन होता है कि इतने दिन से इतने दिन क्लास चलेगी। उस दौरान एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है और एक ईयरली एग्ज़ाम होता है। तो जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है उसमें एक प्रकार से वो भी एक मूल्यांकन ही होता है कि आपने पिछले 6 महीनों में क्या क्या सीखा। तो अगर इस दौरान कोई कॉलेज के द्वारा टेस्ट लिया जाता है 2 महीने पे, 3 महीने में, या प्रत्येक 3 महीने या प्रत्येक 4 महीने में, तो वो आपका कहलाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। और उस दौरान तमाम प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी आपके साथ, आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन। आप इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिए कि निर्माणात्मक मूल्यांकन होता क्या है। कि निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण हैं इकाई के अंत में परीक्षण, मौखिक परीक्षण या त्रैमासिक परीक्षण। जैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं, तो यही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 77, प्रश्न नंबर 77। मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया।
इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? इसकी अंग्रेजी देखते हैं कि व्हाइल रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट अ कॉलेज टीचर मेक्स यूज अ परसेंटाइल आ गया। क्या आ गया? परसेंटाइल। इसके पहले भी आपने परसेंटाइल से संबंधित प्रश्नों को हल किया हुआ है। जब भी परसेंटाइल की बात आ जाती है तो वहाँ पे तुरंत जो होता है एक मानक निर्धारित हो जाता है, और वह क्या हो जाता है फिर? मानक संदर्भित, नॉर्म रेफरेंस्ड। तो इसका जो उत्तर सही होगा बी सही होगा। तो लगभग जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसके जो आंसर होते हैं वो प्रश्न में ही छुपे हुए होते हैं, बशर्ते हमें प्रश्न को समझना होता है। जैसे इसके पहले प्रश्न में शतांक लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए शतमक लिखा हुआ है। तो शतमक स्पेशली बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम के हैं वो नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए इसकी अंग्रेजी हमें देखनी होगी। आप अपने प्रश्नों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों को एक दूसरे से कॉम्बिनेट करके चेक करिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका जो उत्तर रहेगा बी, मानक संदर्भित। अगला है, ये सूची से संबंधित है तो लंबा होगा, तो इसे छोटा करते हैं। अच्छा, 4 सूची है। चलिए देखिए, मिलाते हैं कोई इसमें सही हो। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट और मानक संदर्भित परीक्षण, ये तीनों आप जानते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है किसी भी सेशन के दौरान, चाहे आप जैसे कि जो छोटे क्लासेस हैं 5th 4th 6th, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। इसमें हर तीसरे महीने पे, हर चौथे महीने पे एक टेस्ट होता रहता है। उसमें देखा जाता है कि किसी भी बच्चे में किस प्रकार की गलतियाँ हो रही हैं, या कौन सा विषय बच्चों का कमज़ोर है, क्या क्या तरीके अपनाए जाएं कि जिससे उनका बेटर हो जाए। उसी को हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो देखिए, क्या तीनों में है कोई निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित? परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थियों की प्रवृत्ति के स्तर के बारे में बताते हैं। अच्छा, आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना है। वाह, हमें यही बेटर लग रहा है। क्या ए का तीसरा होना चाहिए? क्योंकि आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन में सुधार की गुंजाइश होती है, संकलनात्मक मूल्यांकन में सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे संकलनात्मक से संबंधित कुछ लग नहीं रहा है, मानक संदर्भित से जो है आपका लग रहा है कि जो आपका सी है इसका पहला हो सकता है। परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। इसके पहले भी मानक संदर्भित से क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें हमने आपको बताया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे ये शतांश है, शतांश दिया हुआ है। तो ए का तीसरा और सी का पहला, चलिए हम चेक करते हैं। ए का तीसरा, सी का पहला। ए का तीसरा बी और सी का पहला, इसका आंसर जो है बी सही है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्या होता है। देखिए, हम निर्माणात्मक मूल्यांकन भी सीख चुके हैं और संकलनात्मक मूल्यांकन भी सीख चुके हैं, मानक संदर्भित परीक्षण भी सीख चुके हैं। निकट संदर्भित परीक्षण क्या होता है, इसको आप सीख लीजिए कि परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थियों को प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं कि कितना स्तर है उनका। चलिए नेक्स्ट है कि निर्माणात्मक 79 क्वेश्चन देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जनरली अधिकतर जो सवाल पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसमें से एक निर्माणात्मक इम्पॉर्टेंट होता है, यानी जो फॉर्मेटिव होता है और जो समेटिव होता है। फॉर्मेटिव इवेलुएशन और समेटिव इवेलुएशन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो निर्माणात्मक, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये आपका संकलनात्मक है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। अधिगम की कठिनाइयों को समझना, यही सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है कि जब हम प्रत्येक 3 या 4 महीने में निर्माणात्मक मूल्यांकन के माध्यम से टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम बच्चों में जो पढ़ने में कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको समझें, ठीक है।
चेक करते हैं। बी, इसका बी सही है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देना होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं होता है, तो क्लियर है। इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम क्या लिखा हुआ है, के अध्यापन को सुधारना होता है। अतएव इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों को जानकारी देना होता है, जिससे वे अपनी कमजोरी और मजबूतियों को जानकर अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया सुधार सकें। बी तो सही दिखाया गया है, बट डी भी सही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है? पारंपरिक मूल्यांकन, बहुविकल्पीय प्रश्न, कार्य निष्पादन परीक्षण, प्रदर्शनियाँ, पोर्टफोलियो। पारंपरिक मूल्यांकन, इसकी अंग्रेजी होनी चाहिए थी बट है नहीं अंग्रेजी। पारंपरिक मूल्यांकन तो पोर्टफोलियो, प्रदर्शनियाँ तो नहीं होनी चाहिए, कार्य निष्पादन परीक्षण भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पढ़ने के दौरान है। पोर्टफोलियो नहीं समझ। बहुविकल्पीय प्रश्न एक बार चेक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो है बहुविकल्पीय, हाँ, कार्य निष्पादन परीक्षण, पोर्टफोलियो तथा प्रदर्शनियों इत्यादि पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प है, किंतु बहुविकल्पीय प्रश्न पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग मूलतः आधुनिक मूल्यांकन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के दौरान किए जाने से कम समय में ही पूरे अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन कर लिया जाता है। निश्चित रूप से ये सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नज़र रखने के साथ समय समय पर आयोजित किया जाता है? समय समय पर तो रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन ही आयोजित किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, प्रदर्शन, क्लियर आइडिया नहीं है। देखते हैं आंसर में क्या इसका सही है। बी इसमें माना गया है, योगात्मक मूल्यांकन। तो देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। जब छात्रों के सीखने की बात आती है तो उनके शिक्षण संस्थान सीखने के ग्राफ, समझ के स्तर और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन से समेटिव असेसमेंट यहाँ पर मानकों पर नज़र रखना है, यानी लास्ट कंडीशन क्या है आपकी, आप एलिजिबल हुए कि नहीं हुए अगली कक्षा में जाने के लिए। तो यहाँ पे समेटिव असेसमेंट होगा योगात्मक मूल्यांकन। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अंग्रेजी होनी चाहिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। हिंदी डायरेक्ट ये लोग गूगल ट्रांसलेट करते हैं, स्पेशली NTA-NET JRF जब आप एग्ज़ाम देंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो परिणाम पर केंद्रित है। यह ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो प्रतिभागियों का समय समय पर दिया जाता है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन, आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। कहीं ये फॉर्मेटिव, रचनात्मक या निर्माणात्मक तो बात नहीं हो रही है। आकलन प्रविधि में, अंग्रेजी देखिए डिस्टर्ब कर रहा है। कंप्यूटर परीक्षण आधारित आकलन, संकलनात्मक आकलन, मानक संदर्भित। तो मानक संदर्भित तो नहीं होगा,
कंप्यूटर, इसका ए चेक करते हैं। ए, जी हाँ, रचनात्मक रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन प्रविधि में अंतर्भृत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। अच्छा, जो अभी इसके पहले हमने देखा था ज्ञान की बात, यहाँ पे देखा था कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति या विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना देना, वही यहाँ पे दिया हुआ है। और तो इसका जो सही उत्तर होगा ए सही होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 83। 83 दिया गया है। कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नॉन मेसी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। नॉन मेसी प्रैक्टिस, तो इसका तो उत्तर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, डी, अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। अधिगम परिणाम, जो आपने सीख लिया है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है सेटअप में, इसलिए बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा है। चलिए, यहाँ पे इसका डी उत्तर सही है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन संतरात पर होता है, मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है, मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो डी इसका जो है सही आंसर है। आपने कई बार इसको पढ़ा हुआ है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन होता क्या है। नेक्स्ट है 85। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है। राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। तो ये तो तीनों मूल्यांकन हैं, डी आई थिंक। राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, मोहन को अंग्रेजी में से 38% अंक। आप लोग आंसर दीजिए भाई। श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी, देखिए सी वाला तो कन्फर्म है कि श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए, बट और भी हो सकते हैं, उपयुक्त सभी ऑप्शन दे दिया है। चेक करते हैं थोड़ा इसे। सी, प्रयत्नों की सफलता, ओहो, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। शिक्षण में भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों की सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण का मूल्यांकन है। अब राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त जरूर हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वह पास हुआ है कि नहीं। मोहन को भी अंग्रेजी में 38% अंक जरूर प्राप्त हुए हैं, बट वह पास हुआ है कि नहीं ये सब नहीं बताया गया है। बट ऑप्शन सी में श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ मोहन पास हुआ है और जो हमारा मूल्यांकन है वो सही हुआ है। चलिए, नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है तो अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। देखिए, नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। नैदानिक मूल्यांकन और अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को अभिनिश्चित करता है ताकि विद्यार्थी सही तरीके से अधिगम कर सके। जब आप सीख रहे होते हैं, नैदानिक मतलब वो होता है कि निदान करना। जैसे क्लास में अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और तत्काल ऐसी कोई समस्या आ जाती है कि बच्चों का जो मन है पढ़ने में नहीं लगता है, उसी समय टीचर क्या, अध्यापक जो होता है अपने तरीक़ों को बदलाव करता है। तो जिन जिन तरीक़ों को बदलाव करता है वो नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। और
इससे अध्यापक देखता है कि विद्यार्थी कैसे सही तरीके से अधिगम कर सके। अगला है, ये आ गया नेट का सबसे चहेता क्वेश्चन होता है एनटीए नेट जेआरएफ का। ये बहुत सरल होते हैं, क्योंकि इसमें एक दो आंसर भी अगर आपको पता हैं तो आप उत्तर आसानी से मार सकते हैं। इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रश्न सही करने के। 87, मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें। आज आप निर्माणात्मक मूल्यांकन बहुत पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए सारे प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं वो एनटीए नेट जेआरएफ के पूछे गए प्रश्न हैं, और किस प्रकार से आप जो हैं उसको देख रहे हैं। तो पहला मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है। सबसे पहले देखिए कौन हो सकता है, मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है या कौन नहीं हो सकता है, दोनों चेक कीजिए। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, ये तो हो सकता है, बिल्कुल एकदम कन्फर्म। पांचवा आपका कन्फर्म है। अगर पांचवा कन्फर्म है तो इस हिसाब से आपका आंसर भी तो आ गया। 87B, इतनी जल्दी आंसर आ गया। चलिए चेक करते हैं। देखिए आप निर्माणात्मक मूल्यांकन पढ़ते आ रहे हैं और आपने अभी तक जो पढ़ा है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। तो निर्माणात्मक, तो यहाँ पे देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, पांचवा सही है। छठा, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों की प्रतिभागिता पर आधारित होता है, और दूसरा सही है, मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। चलिए, विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस परख परीक्षण द्वारा किया जाता है। आज आप तो निर्माणात्मक मूल्यांकन सुन करके थक गए होंगे कि जहाँ देख रहे हैं वहीं निर्माणात्मक के आंसर ही आ रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि निर्माणात्मक प्रश्न ये भी है निर्माणात्मकता से ही संबंधित, लेकिन इसका उत्तर थोड़ा अलग है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन निम्नांकित में से किस परख परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो रचनात्मक कौशल है तो वस्तुनिष्ठ तुरंत हट जाएगा। लघु उत्तर जांच, ये भी नहीं होगा। एक शब्द में आपने उत्तर दे दिए, 20 शब्द में, 50 शब्द में, और जांच परख हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आप जब एग्ज़ाम देते हैं ग्रेजुएशन वगैरह का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसमें एक दीर्घ प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ प्रश्न जो होता है उसकी जो प्रकृति होती है निबंधात्मक होती है। क्या होती है? निबंधात्मक। वहाँ पे जो परीक्षक होता है वह आपसे यह जानना चाहता है कि आप उस तथ्य से संबंधित आपका उस पर कितना पकड़ है। तो अर्थात निबंध प्रकार की जो जांच होती है वो प्रभावी मूल्यांकन परीक्षण का एक जरिया होती है। अगला, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है। अगला है 89, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है। नैदानिक मूल्यांकन इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको व्याख्यात किया था। अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। अब तो आप समझ गए होंगे क्या सही हो सकता है, हम भी समझ गए हैं कि बी सही हो सकता है, बट और ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन इसलिए हमें देखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि कौन सबसे बेटर आंसर हो सकता है। अर्थात अनुदेशोपरांत उपलब्ध की भाषा, बिल्कुल गलत।
अनुदेशन के पश्चात, ये भी गलत है, तो इसका आंसर बी हो सकता है। बी इसका आंसर सही हो सकता है। और बिल्कुल देखते हैं, बी ही सही है। चलिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य आ गया। फिर निर्माणात्मक, आज तो निर्माणात्मक में आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। विद्यार्थियों को अगले स्तर तक बढ़ाना, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी, ये हो सकता है। एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना, ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों के अधिगम के आधार पर उनके समूह बनाना, ये भी हो सकता है। बट इसमें सबसे बेटर कौन है, ये चेक करना है हमें। सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थियों को अगले स्तर, ये तो नहीं होगा। सतत फीडबैक प्रदान, मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। सतत फीडबैक तो आता है निर्माणात्मक मूल्यांकन से। एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना, विद्यार्थियों के अधिगम का समय, ये सबसे कम सही लग रहा है। तो या तो बी हो सकता है या तो सी। यही थोड़ी सी समस्या आती है कि आप कौन सा आंसर मारेंगे। एक मानक, कंपेयर स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। कंपेयर चेक करते हैं, सी। बी, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थियों के अधिगम की निगरानी। वाओ, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। एक मानक मीन्स, ये तो तब समेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। चलिए, सेट करना है यहाँ पे। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित देखिए, संकलनात्मक मूल्यांकन तो अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण। सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानक और निकट संदर्भित परीक्षण। अब यहाँ पे थोड़ा टफ हो गया है। सी का पहला तो नहीं होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन, नियमितता के साथ संज्ञात्मक ससंज्ञात्मक पहलुओं को मूल्यांकन करना। देखिए, थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रश्न करने में देरी हो रही, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब ने यह सुविधा दी हुई है। और चेक करते हैं, सी का पहला तो केवल एक ही में है। इसके आधार पर ए सही हो जाना चाहिए, लेकिन ए का चौथा है रचनात्मक मूल्यांकन, प्रश्नोत्तर और चर्चा है। अभी तक तो हमने हाँ, बी का तीसरा अंतिम अधिगम परिणाम का श्रेणीकरण करना। डी का दूसरा किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर। चलिए, ए लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। 92, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। निकट संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण नहीं होगा, मानक संदर्भित परीक्षण भी नहीं होगा, संकलनात्मक परीक्षण भी नहीं होगा। अर्थात इसका जो उत्तर सही होगा ए। डी सही है। चलिए, यहाँ पे डी सही होगा। चलिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गलतियाँ तो होती रहती हैं सबसे। मानक संदर्भित परीक्षण में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। अच्छा, तुलना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा, आप सभी भी प्रश्न ध्यान से पढ़ें। निश्चित निष्कर्ष, जिसे निकट संदर्भित परीक्षण,
एक पाठचर्या का परीक्षण एक निश्चित निकष से निकष प्रदर्शन को सीआरटी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। साधारणतया भारतीय स्कूल पद्धति में हम मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जहां परीक्षण के परिणामों का प्रयोग पाठचर्या के 2 सेटों का मिलान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 93 कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। तो अभिक्षमता परीक्षण, इसका उत्तर तो दिखाई दे रहा होगा, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एज अ टीचर you wish to predict the capacity and potential success in your subject. Your main purpose is to predict or to identify individuals who have greatest potential for development along special lines or who are likely to profit most by special training. Which test you would apply to accomplish that? उद्देश्य अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या जिनके किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना। कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो आप उसको क्रिकेट में ट्रेनिंग दीजिए, फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल में ट्रेनिंग दीजिए, फिजिक्स में मजबूत है तो फिजिक्स की तरफ डेवलप कीजिए। यही प्रश्न पूछ रहा है। अगर ऐसा करना है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लग रहा है लेवल का। अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड भविष्य सूचक परीक्षण टेस्ट। तो भविष्य सूचक परीक्षण टेस्ट ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है। अभिक्षमता एप्टीट्यूड टेस्ट, नो आइडिया। बुद्धि परीक्षण तो नहीं होगा और पर्सनालिटी टेस्ट भी नहीं होगा। बात होती है भविष्य सूचक परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। तो भविष्य सूचक परीक्षण जैसे शब्दावली अभी हमने सुनी नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट सुना है और देखते हैं। जी हाँ, ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 94 क्वेश्चंस। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे शोध अभिक्षमता से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, इसके भी लगभग 200 प्रश्न हैं। इस प्रकार की क्लास लेने का एकमात्र तात्पर्य है आप सभी प्रश्न देखें, आंसर तो लगभग हर प्रश्न में आपको दिख ही जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए और उसको नोट्स कीजिए। ठीक है, जिसे भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा वो हम मैसेज कर सकता है, और टेलीग्राम ग्रुप है अर्थग्राफी, उस पर मैसेज कर सकता है, उससे जुड़ सकता है, तो वहाँ पे उसको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। पर्सनली उपलब्ध कराया जाएगा, ग्रुप पे नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।